इसका लेक्चर नंबर क्या है? अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने रूबी लेज़र जो है उसको डिटेल के साथ स्टडी किया था। तो सॉलिड स्टेट लेज़र की जो है वो रूबी लेज़र जो है वो पहली लेज़र थी जिसके अंदर पिंक और ग्रीन कलर जो हैं वो आप देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अगली है रूबी लेज़र के बाद वो है नियोडियम लेज़र सेकंड के ऊपर। ये हमने इन सब के मैकेनिज़्म जो हैं उनको वन बाय वन करके स्टडी करना है। नंबर 2 के ऊपर है ठीक है नियोडियम लेज़र। जो नियोडियम है ये एक रेयर अर्थ मटेरियल है और इसमें 4 लेवल लेज़र का सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं कि ये किस तरह का मटेरियल है। ये एक रेयर अर्थ मटेरियल है क्योंकि जितने मटेरियल्स होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हम चूँकि फ़िज़िक्स से डील कर रहे होते हैं, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ से नहीं होता, लेकिन फिर भी बंदे को वैसे पता होने चाहिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है ना, आप लिखेंगे ना गूगल पे या को पायलट के अंदर तो वो सारा बता देगा कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है? 4 लेवल लेज़र सिस्टम इसके अंदर यूज़ होता है। जो पंप थ्रेशोल्ड है इन सिस्टम का, इसमें दोनों पल्स्ड और कंटिन्यूस ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। कंटिन्यूस ऑपरेशन भी यूज़ किया जाता है और पल्स्ड ऑपरेशन जो है इसको भी यूज़ किया रहा है। और ये मच लोअर देन होता है इसका थ्रेशोल्ड पंप जो होता है एज़ कम्पेयर टू रूबी लेज़र। यानी कि रूबी लेज़र के अंदर आपको जो है वो पंपिंग पावर ज़्यादा देनी पड़ती है, इसके अंदर जो पंपिंग थ्रेशोल्ड है वो रूबी लेज़र से काफ़ी कम होता है। तो पंप थ्रेशोल्ड ऑफ दीज सिस्टम्स, अब सिस्टम्स कौन से हैं? 4 लेवल for both pulsed and continuous। दोनों पल्स्ड और जो कंटिन्यूस हैं आपके पास ऑपरेशंस and typically much lower than रूबी लेज़र, और ये काफ़ी कम होते हैं एज़ कंपेयर टू रूबी लेज़र के। अब इसको यूट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट, नियोडियम को यूट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट जो है इसके अंदर डोप किया जाता है। ठीक है, और इसका ग्लास का मटेरियल इसके ऊपर चढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं होस्ट मटेरियल। यानी कि जो नियोडियम है इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है वो एक और मटेरियल जो है जिसको हम कहते हैं यह इज़ डोप्ड, इसको हम कहते हैं यूट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट। यूट्रियम
एल्युमिनियम गार्नेट। ठीक है, एक तो इसको इसके साथ डोप किया जाता है और दूसरा ग्लास के साथ, एंड ग्लास के साथ भी इसकी डोपिंग की जाती है। दो चीज़ों के साथ इसको डोप करके तो ये आपका मटेरियल जो है इसके लिए, इस लेज़र के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको अब हम आगे इसको नाम देते हैं ND, एंड निमोडियम के लिए, और YAG, यट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट लेज़र्स, इनको ये नाम दिया जाता है। तो YAG लेज़र जो है ये फीचर है मच हायर एफिशिएंसी का देन रूबी लेज़र, यानी कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो रूबी लेज़र से हायर होती है। Their efficiency is higher than रूबी लेज़र्स। तो इनकी एफिशिएंसी जो है वो रूबी लेज़र जो है उससे हाई होती है, उससे ज़्यादा होती है। और आज सेंड हो रही है, हाँ सेंड हो रही है, वो नेट वीक होएगा। अच्छा, आप इसके अंदर जो है लोअर पंपिंग थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, यानी कि रूबी लेज़र के मुकाबले में कम होता है इसका थ्रेशोल्ड, एंड ऑसिलेट इन कंटिन्यूस मोड। लोअर पंपिंग थ्रेशोल्ड नंबर 1 के ऊपर, और दूसरा इसके अंदर ऑसिलेशन जो है ऑसिलेट इन कॉन्टीन्यूस मोड, और ये ऑसिलेट करती है कॉन्टीन्यूस मोड के अंदर। तो इसको आमतौर पर पंप किया जाता है फ्लैश लैंप के साथ, आर्क लैंप के साथ, या सेमी कंडक्टर डायोड लेज़र पंप्स के ज़रिए। ठीक है, ये ज़्यादा, यानी कि जब आप इनसे इसको पंप करें तो आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट ND YAG लेज़र जो है वो हासिल होती है। और सेकंड हार्मोनिक जनरेशन क्रिस्टल्स जो हैं उनको इंसर्ट किया जाता है कैविटी के अंदर, यानी कि जहाँ पर आपका मटेरियल होता है उस जगह पर कैविटी होती है। कैविटी क्या होती है कि रेजोनेटर्स होते हैं, रेजोनेटर्स के दरमियान में मटेरियल जो है वो पड़ा होता है। तो जहाँ पर कैविटी में मटेरियल पड़ा होता है वहाँ पर जो हार्मोनिक, यानी कि SHG, ये भी क्लास है क्रिस्टल्स की, ठीक है, इनको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक जनरेशन क्रिस्टल्स। कौन से? सेकंड हार्मोनिक जनरेशन क्रिस्टल्स। और इनको इंसर्ट किया जाता है कैविटी के अंदर जहाँ पर आपका मटेरियल पड़ा होता है उसमें। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस ए पावर आउटपुट ऑफ ए ग्रीन लाइट, यानी कि इसके नतीजे में जब वो सारा प्रोसेस होता है तो आपको कौन सी लाइट मिलती है? पावरफुल ग्रीन लाइट। ऑन आउटपुट ए पावरफुल ग्रीन लाइट इज ऑब्टेन्ड। तो आउटपुट के ऊपर एक पावरफुल ग्रीन लाइट जो ऑब्टेन हो। दिस लेज़र कैन बी क्यू स्विच्ड, इसको क्यू स्विच भी किया जा सकता है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर मैनी मटेरियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस।
क्यू स्विच करके इसको मुख्तलिफ मटीरियल्स की प्रोसेसिंग के लिए ये लेज़र जो है वो यूज़, यानी कि इस लेज़र के अंदर भी क्यू स्विचिंग का प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि क्यू स्विच पढ़ के आइएगा कि व्हाट इज़ क्यू स्विचिंग। अच्छा, अब उसके बाद जो है इसके हमने देखना, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमने देखनी है इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका सेटअप जो है, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जाता है वो किस तरह का होता है। तो उसके लिए मुझे जो है वो डायग्राम पहले ड्रा करनी पड़ेगी। अभी यहाँ तक आपको ये पता चला है कि ये 4 लेवल सिस्टम है, इसमें लोअर थ्रेशोल्ड पंपिंग आपको चाहिए होती है। निमोडियम और यांग जो है इनको यूज़ किया जाता है, और ये कौन से होते हैं, ये सेकंड हार्मोनिक जनरेशन क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एज एन एक्टिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले मैं इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो बनाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसको इसके साथ मिला दें। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन के साथ आप यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएं और इसको इसके साथ जोड़ दें। फिर इसको नीचे लेके जाएं और इसके साथ पावर सप्लाई जो है वो लगाएं। साथ में एक रियोस्टेट लगा दें और इसको इसके साथ मिला दें, या रजिस्टर लगा दें, ये रजिस्टर लगा दें। ये रजिस्टर एक लगा हुआ है, ये पावर सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पर रेजोनेटर बनाएं। ये ठीक है जी, इधर ये एक मिरर है, इसको कह दें ये M2 है, ये पार्शली सिल्वर्ड है। और ये मेरे पास यहाँ पर ये दूसरा मिरर है, ये M1 है और ये M2 है। ये फुली सिल्वर्ड है, फुल सिल्वर्ड, ठीक है। और ये पार्शल सिल्वर्ड, ठीक है। एक फुली सिल्वर्ड है, एक पार्शली सिल्वर्ड है। अब ये जो यहाँ पर ये हमने एक ट्यूब बनाई हुई है, इसको कहते हैं फ्लैश ट्यूब। फ्लैश ट्यूब, फ्लैश ट्यूब का मतलब जिसमें से फ्लैशेस निकलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये कैपेसिटर सी जो है वो लगा हुआ है। अब ये वाली जो चीज़, ये जो रॉड बनी है, ये वाली, ये ND प्लस जैग लेज़र रॉड, और ये पूरा जो सारा है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है। तो ये मेरे पास फिगर है किसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ND YAG लेज़र।
अब यहाँ पर एक और फिगर भी मुझे बनानी पड़ेगी कि इसके अंदर आपको कूलिंग का इफेक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, एक बार याद रखें कि जब भी लेज़र जिस जगह पर प्रोड्यूस होती है वहाँ पर बार बार ऑसिलेशंस हो रही होती हैं, फोटॉन्स जनरेट हो रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी पैदा हो रही होती है। तो वो हो सकता है कि वो जो सेटअप आपने बनाया वहाँ पर वो लेज़र जो है वहाँ पर बर्न हो जाए, तो फिर वहाँ पर उसके साथ एक कूलिंग का सेटअप जो है वो भी लगाना पड़ता है। तो एक हम एक और फिगर बनाते हैं। अच्छा, उस फिगर में देखें कि पहले तो नीचे ये वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो आपने कूलिंग सिस्टम जो है उसको अटैच करना है। तो पहले मैं यही वाली फिगर बनाता हूँ, ये देखें। इसके अंदर एक ये वाली ट्यूब बन रही है, ठीक है, और एक नीचे ये वाली ट्यूब बन रही है। तो यहाँ पर इसके साथ ये मिरर्स हैं, इधर ये लगे हुए, और इसके साथ यहाँ पर ये रजिस्टर है, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव पावर सप्लाई लगी हुई है। इसको इसके साथ मिला। ठीक है, अब इसके साथ जो है यहाँ पर इस जगह पर ये आपने अटैच किया हुआ है एक कूलिंग सिस्टम जो है। ये एक डी आयोनाइजिंग फिल्टर है लगा हुआ यहाँ पर। फिल्टर, ठीक है। उसके बाद इसको आप इसके साथ मिला दें। अच्छा, यहाँ पर आप ये वाली जो जगह है, इस जगह के ऊपर ये सिटी वाटर है, यानी कि जो पानी को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है जी। और यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है, इधर से ये पंप हो रहा है, पंपिंग की जा रही है, और ये वही है आपके पास ये वाला सारा ये लेज़र रॉड एंड लैंप है। तो ये फिगर किसकी है? वाटर कूलिंग ऑफ एनडी यांग लेज़र। द वाटर कूलिंग ऑफ एनडी यांग लेज़र। ये जो एनडी यांग लेज़र है उसकी वाटर कूलिंग है। तो ये दो फिगर्स हमारे पास आ गई। एक में तो कंस्ट्रक्शन बनाई है हमने, दूसरी इसी के साथ ऊपर क्या किया, हीट एक्सचेंजर को अटैच कर दिया। यानी कि ये वो नालियाँ अटैच कर दी हैं कि जिनके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। अब वो पानी फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, उसको कूल करेगा, हीट पैदा होगी ना, तो स्टीम प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से।
अब जो आपके पास ये यांग है, इसकी बेटर थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लैम्प पंपिंग जो है वो वाइडली यूज़ होती है लेज़र ऑसिलेशंस की। यानी कि ये जो यूटेरियम एल्युमिनियम गार्नेट वाला आप इसके अंदर यूज़ करते हैं मटेरियल, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, यानी कि वो जल्दी हीट अप हो जाता है और इसको आप वाइडली यूज़ करते हैं लेज़र ऑसिलेशंस के अंदर टू बिगिन, जब आप इसको बिगिन करते हैं। अच्छा, इसमें क्रिप्टॉन लैम्प विद आउटपुट रिच रेड रीजन इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड। यानी कि जब आपने पंपिंग करनी होती है तो एक क्रिप्टॉन का लैम्प, वो जो फ्लैश लैम्प की नहीं बात कर रहे, वो किसका बना होता है? वो क्रिप्टॉन का होता है, क्रिप्टॉन लैम्प। ये क्रिप्टॉन लैम्प जो है ये फ्लैश लैम्प के ऊपर वास्ते यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है इज़ यूज्ड फॉर कॉन्टीन्यूस वेव पंप। जब आपने कॉन्टीन्यूस वेव पंप करना हो तो कॉन्टीन्यूस वेव आर्क लैम्प्स जो हैं ये ऑपरेट करते हैं लो टेम्परेचर, लो वोल्टेजेस के ऊपर और हाई करंट्स के ऊपर। किस पर ऑपरेट करते हैं ये? लो वोल्टेजेस एंड हाई करंट्स, कॉन्टीन्यूस वेव, जहाँ पर आपको कॉन्टीन्यूस वेव जो है वो चाहिए। तो जो मोस्टली हमारे पास यांग लेज़र होते हैं, इनके अंदर लीनियर लैंप जो है वो इम्प्लाई किया जाता है, जिसके अंदर पंपिंग की जाती है। लाइट जो है पंप से वो कपल्ड करती है यैग रॉड से वाया एन एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर। देखें ना, ये यांग रॉड है और ये क्या बना हुआ है? एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर। तो ये इसके साथ कपल होती है और लैंप जो है वो दोनों फोकसेस के ऊपर पड़ा होता है उसके, यानी कि दोनों साइड, दोनों फोसाई, एलिप्स क्या होता है? उसके फोसाई होते हैं, फोकस होते हैं। उन दोनों फोकस के ऊपर जो है वो लैंप जो है वो पड़े होंगे और उनके अंदर से लाइट जो है वो निकल रही होगी। ठीक है, तो लाइट जो है वो फैक्टली कपल करेगी रॉड के साथ। रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली जो है वो क्या करेंगे, उनकी वजह से जो ये रिफ्लेक्टर्स हैं, अब इन पे कोटिंग की गई है। जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या की जाती है? कोटिंग की गई है, और इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो प्योर गोल्ड की है। ये रिफ्लेक्टर जो है इस पर किसकी कोटिंग है? इस रिफ्लेक्टर पे कोटिंग ऑफ गोल्ड, इस पर गोल्ड की कोटिंग की गई है इस रिफ्लेक्टर के ऊपर, और ये प्योर गोल्ड है। और ये गोल्ड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है रेड और इंफ्रा रेड वेवलेंथ्स, यानी कि इससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो किन लाइट्स की होगी? रेड की और इंफ्रा रेड की। रेड एंड इंफ्रा रेड को ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये वेवलेंथ जो हैं, इस पर जो आपका ये यांग है ये ऑब्जर्व करता है लाइट को। ठीक है, मतलब वो जो लाइट निकल रही है उसको ग्लाब करता है। गोल्ड जो है ये रेजिस्टेंस है, यानी कि एक रेजिस्टिव मटेरियल है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो हो रही है। अब ये पूरा रिफ्लेक्टर का जो सिस्टम है सारा, यानी कि इसके अंदर जब अब सिस्टम क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा कि फ्लैश होगी लैंप की फ्लैश आएगी, मटेरियल पर पड़ेगी, मटेरियल क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो हीट अप होगा, हीट अप होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसमें से फोटॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो फोटॉन्स बार बार ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, होता जाएगा। अब इसी के साथ फिर जब ये मुसलसल प्रोसेस इसके अंदर अकर करेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपको इसके साथ हीट एक्सचेंजर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो ये ख़तरा होता है कि जो मुसलसल आपके पास हीट इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से ये ना हो कि ये जाली जाए, तो एक कॉन्टीन्यूस
सिस्टम आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वाटर जो है वो इसकी नालियों के अंदर फ्लो करे। तो जब वाटर इन पाइप्स के अंदर फ्लो करेगा तो वाटर के फ्लो करने की वजह से क्या होगा कि स्टीम प्रोड्यूस होगी। जहाँ पर हीट होती है वहाँ पर स्टीम आती है। जब स्टीम प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर लो रहेगा, यानी कि मेंटेन रहेगा जहाँ तक आप रखना चाहते हैं कि आपका जो है वो कंटिन्यूस लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कंटिन्यूस वेव आर्क लैंप्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे फ्लैश लैंप्स भी आप यूज़ करते हैं। इनको हर सूरत में वाटर कूल करना पड़ता है टू रिमूव द किलोवाट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द लैंप्स। ठीक है, यानी कि इनको वाटर की से कूलिंग देनी पड़ती है इन आर्क लैंप्स को। अगर आप इनको वाटर से कूलिंग नहीं देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप जो है वो हो जाएंगे। तो एंटायर लैंप और रॉड जो हैं इनको यूजुअली आप रख देते हैं इन फ्लोइंग डीआयोनाइजिंग वाटर। डीआयोनाइजिंग वाटर का मतलब होता है कि जो आयोनाइजेशन को ख़त्म कर रहा हो। ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होती है? आयोनाइजेशन ये होती है कि जब कोई मटेरियल जो है वो उसके ऊपर आकर कोई लाइट हिट करती है या एनर्जी हिट करती है तो उस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो आयोनाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस वाटर का काम ये है कि वो उसको डी आयोनाइज करे, यानी कि ज़्यादा आयोनाइज ना होने दे। ज़्यादा आयोनाइज होने देगा तो फिर ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटायर लैंप और ये जो रॉड हैं इनको फ्लोइंग डी आयोनाइज वाटर के अंदर रखा जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर जो है ये एज एन इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और इसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स होते हैं लैंप के वो शॉर्ट नहीं होते क्योंकि ये एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा होता है। अगर ये एज ए कंडक्टर बन जाए तो हो सकता है कि वो उन टर्मिनल्स के अंदर से भी करंट जो है वो गुजरनी शुरू हो जाए और वो शॉर्ट जो हैं वो हो जाए। तो इस तरह की लेज़र्स जो हैं इनके अंदर क्लोज वाटर कूलिंग लूप जो है वो यूज़ की जाती है, जिसके अंदर डी आयोनाइजिंग वाटर जो है वो रीसर्कुलेट करता है थ्रू लेज़र और हीट जो है वो एक्सचेंज होती है विद सिटी सप्लाई वाटर। मतलब कि ये सारा बार बार जो है पानी इनके अंदर क्या करता रहता है, वो एक्सचेंज होता रहता है। हीट एक्सचेंजर का यही काम है कि वाटर को इसके अंदर फ्लो करवाना। और वो वाटर आप कहाँ से लेते होते हैं? सिटी मेन से ले रहे होते हैं वाटर। ठीक है ना, कहीं से पाइप ही लगाया होगा ना, उस पाइप पे दिए आप उसके अंदर वाटर जो है वो डाल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये अब इसकी सारी होगी कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बनाई है और कंस्ट्रक्शन में ये किस तरह वर्क करता है। अब हमने जो आगे इसकी जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करनी है इसकी वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करती है। अब मैंने आपको पहले जो है वो ये बात बताई है कि ये 4 लेवल लेज़र सिस्टम होती है। ठीक है, ये फिर अभी टाइम ओवर हो रहा था, मैं ये आपको ना कल इसकी बताऊंगा कि इसकी वर्किंग क्या है। और उसके बाद फिर इसके अंदर एक और होती है एंटी ग्लास लेज़र, उसको भी देखेंगे। फिर सेमीकंडक्टर लेज़र उस पर आ जाएंगे। वर्किंग इसकी वही है जो 4 लेवल लेज़र सिस्टम की होती है।